बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 23 नवंबर 2022 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का 273वां रोज था। आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 9 माह मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन की इस जंग को इन 9 माह के दौरान आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा। जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, स्किम स्कैन करके इस वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लूँगा। और अब 9 माह की ये लड़ाई, 9 माह की ये जंग डिसाइड होगी 9 किलोमीटर के इलाके के अंदर। जैसे वो फिल्मों में नहीं दिखाते मैदान जंग, सेम उसी तरह के मनाजिर हैं। कुछ वीडियोस भी हैं मेरे पास, आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस इस 9 किलोमीटर के इलाके के अंदर 9 माह की जंग को डिसाइड करने के लिए उतर चुकी हैं। किस तरह से ये जंग डिसाइसिव है, किस तरह से ये जंग, इस रूस और यूक्रेन की जंग, यूक्रेन के अंदर रशिया के ऑपरेशन का फ्यूचर किस तरह से डिसाइड करेगी, ये बैटल 9 किलोमीटर के इलाके की ये बैटल डिटेल्स आपके साथ नक्शे की मदद से शेयर करूंगा। ज़्यादातर वीडियो नक्शे के ऊपर होगी, लेकिन उससे कबल थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन 9 माह की। इन 9 माह के दौरान हुआ क्या? कभी मैप रेड हो गया, कभी मैप ब्लू हो गया। मैं देसी ज़बान में आपको बताऊंगा। यानी कि कभी रशिया का ऑपरेशन आगे की जानिब बढ़ा, इतनी आगे की जानिब बढ़ा कि कीव का घेराव कर लिया रशिया ने मीलों लंबे कॉन्वॉय लेकर। और फिर कभी इतने पीछे हटा रशिया का ऑपरेशन कि रशिया ने खरसन रीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, उधर से अपनी फोर्सेस को पीछे हटाने के अहकामात जारी कर दिए। यानी कि बहुत ड्रामेटिक किस्म की, बहुत कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन बैटल फील्ड के ऊपर, मैदान जंग के अंदर देखने को मिली इन 9 माह के दौरान। और इन्हीं 9 माह के दौरान बहुत ज़्यादा धमकियां, बहुत ज़्यादा वार्निंग्स, न्यूक्लियर वेपन, जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग्स रशिया की जानिब से आती रहीं और नेटो की जानिब से रिटेलिएशन की स्टेटमेंट्स आती रहीं। लेकिन हुआ क्या? न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, ना ही होंगे, ना ही होने चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि आप तीसरी जंग अजीम में चले गए, जिसमें किसी की जीत या हार नहीं होगी। तो 9 माह के दौरान न्यूक्लियर वेपन, जोहरी हथियार बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, धमकियाँ हुई, वार्निंग्स हुई, लेकिन जोहरी हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। और इसी तरह नेटो वर्सेस रशिया, बहुत ज़्यादा बात होती रही कि नेटो वर्सेस रशिया हो जाएगी। मोस्ट रिसेंटली आपने देखा कि पोलैंड के अंदर जो मिसाइल गिरा, उसके बाद भी इस तरह की खबरें इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर ली कि नेटो वर्सेस रशिया जो है वो हो सकती है। लेकिन नेटो वर्सेस रशिया भी उसी तरह मुश्किल है जिस तरह से जोहरी हथियार इस्तेमाल करना मुश्किल है। अब नेटो के टेरिटरी के अंदर सिर्फ ये मिसाइल नहीं गिरा थे, इससे पहले बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं वो भी नेटो टेरिटरी के अंदर, पोलैंड के अंदर गिर चुके हैं। लेकिन नेटो वर्सेस रशिया, ना नेटो चाहेगा, ना अमेरिका चाहेगा, ना रशिया चाहेगा कि नेटो वर्सेस रशिया हो। इसका मतलब भी यही है कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, किसी की हार या जीत नहीं होगी। इस दौरान इकोनॉमिक वॉर, रशिया ने तो इकोनॉमिक वॉर छेड़ी नहीं ना, नेटो ने रशिया के खिलाफ छेड़ी, लेकिन नेटो इकोनॉमिक वॉर में नाकाम रहा इन 9 माह के दौरान। फिर एनर्जी की जो वॉर है, ऑब्वियसली वो रशिया जीत रहा है। रशिया एनर्जी जायंट है, इसलिए रशिया एनर्जी की जंग जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मीडिया वॉर ऑब्वियसली जो है वो नेटो ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप जो है वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, इसलिए मीडिया वॉर यूक्रेन जीत रहा है। यानी कि लोगों की, दुनिया की जो सिंपैथी है वो गेन की है मीडिया वॉर के थ्रू यूक्रेन ने। अब बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, मेरे वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं मुझे, जहां पर यूक्रेन का साथ देते हुए पाकिस्तानी जो हैं वो दिखाई देते हैं। और एक्चुअली मैं भी यूक्रेनियों के साथ हूँ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ चाहे नहीं, लेकिन यूक्रेनियों के साथ सबकी सिंपैथीज हैं, क्यों ना हो। इंसानियत के नाते, हमदर्दी के नाते इस तरह से सफ़र करते देखना किसी भी मुल्क के शहरियों को, वो बीइंग अ मज़लम, हमें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए बहुत सारी सिंपैथीज गेन की थ्रू वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया। यूक्रेन ओवरऑल, यूक्रेन ने इंक्लूडिंग यूक्रेन का सदर, मैं इसके बहरहाल खिलाफ हूँ, आपका मौक़िफ़ डिफरेंट हो सकता है। बहरहाल इस जंग के दौरान, इस 9 माह के दौरान बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो सफारती लड़ाई है, रशिया को आइसोलेट करने की जो जंग, जो कोशिश अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं वो करते रहे, वो जंग कौन जीता? आप बताएं। वो जंग कोई भी नहीं जीता, बराबरी की है। अगर इस तरफ एक जत्था है नेटो का, यूरोपियन कंट्रीज का, तो उस तरफ भी चाइना और भारत, ईरान जैसे जायंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज जो कि न्यूट्रल किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इस जंग के अंदर।
तो सफारती जंग जो है, और परमानेंट मेंबर हैं चाइना और रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो वीटो कर देते हैं। फिर जो भी वोटिंग, जो भी आलमी इदारे स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो कुछ होता रहा, तो वहां पर बराबरी की रस्साकशी रही। अब ये अमेरिका, रशिया और चाइना जो है, ये जो ग्रुप है और वो ग्रुप है, इनका बराबरी की रस्साकशी है। तो ये अपनी पावर इस तरह से ज़ाया नहीं करेंगे कि आपस में लड़ पड़े या आपस में इनकी नेटो वर्सेस रशिया हो जाए या न्यूक्लियर जंग छिड़ जाए। तो ये नौबत बहुत देर में आने वाली है। 9 माह के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी वो थी मैदान जंग की। बैटलफील्ड के अंदर क्या होता रहा, मैदान जंग की क्या सिचुएशन रही, नक्शा जो है वो कब रेड हुआ, कब ब्लू हुआ, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। बाकी जो चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया वो इस जंग के अंदर हैं, वो और कंपोनेंट्स हैं इस जंग के, लेकिन जो जंग है एक्चुअली वो बैटलफील्ड के अंदर जारी है, जिसमें यूक्रेन को नेटो के असलहे की मदद ज़रूर है, लेकिन नेटो की इन्वॉल्वमेंट नहीं है और नेटो इन्वॉल्व इस जंग के अंदर नहीं होगा। हो भी गया तो पीछे हट जाएंगे, जैसे हमने पोलैंड के अंदर मिसाल देखी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैदान जंग की, कि मैदान जंग के अंदर किस तरह से इस जंग का पांसा पलट सकता है, किस तरह से इस जंग का फ्यूचर अब एक 9 किलोमीटर के एरिया के अंदर डिसाइड होगा। और अगर वो जंग भी रशिया हार जाता है या हारता अपनी हार उसे नजर आती है, तो फिर वो नौबत आ सकती है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दे और नेटो वर्सेस रशिया जंग हो जाए। लेकिन रशिया हद दर्जा आखिरी हद तक ये कोशिश करेगा कि नौबत ना आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको एक मिसाल दे दूं। जैसे मेरी लड़ाई हो जाती है प्राचा साहब से या मलिक साहब से या कुरैशी साहब से, मेरी लड़ाई हो जाती है और मुझे बहुत मार पड़ती है, और इतनी मार पड़ती है कि जब मुझे लगता है कि अब मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो मैं अपना असलहा निकाल कर प्राचा साहब को या मलिक साहब को मैं गोली मार देता हूं। तो आप लोग जो देखने वाले हैं वो क्या कहेंगे? वो मुझे ये कहेंगे कि ये तूने ठीक नहीं किया। बराबरी की लड़ाई हो रही थी, वो कहते हैं ना मर्द है तो असलहा फेंक के आ, तो वो वाली लड़ाई जब तक होगी तब तक होगी। और उसके बाद अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए, अपनी ताकत जिसमें उसको एडवांटेज है वो इस्तेमाल किया, तो फिर पूरी दुनिया ये कहेगी कि नहीं, रशिया मैदान जंग के अंदर, बैटलफील्ड के अंदर जंग हार रहा था, इसीलिए उसने अपना हथियार निकाल लिया, निहत्थे के ऊपर हथियार चला दिया। तो रशिया हद दर्जा ये कोशिश करेगा आखिरी हद तक कि ये लड़ाई बैटलफील्ड के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हुए वो जीते। अब ये लड़ाई आ गई है 9 किलोमीटर के एरिया के अंदर। मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा कि खरसन रीजन, ये आपको नजर आ रहा होगा, अब मैप पर ही बात होगी हमारी, ये जो खरसन रीजन है ये दोनों तरफ से आपको रेडिश किस्म का नजर आ रहा है। यानी इस तरफ भी रशिया था निप्रो रिवर के और इस तरफ भी रशिया था। ओवरऑल पूरे खरसन के अंदर रशिया कंट्रोल कर रखा था। रशिया ने खरसन को 11 नवंबर को रशिया ने अहकामात जारी किए थे अपने ट्रूप्स को कि निप्रो रिवर के लेफ्ट साइड पर आ जाओ, क्योंकि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन ने हमारी सप्लाई लाइंस काट दी वगैरह वगैरह, डिफरेंट रीजंस बताते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने फोर्सेस को कहा था कि इस तरफ आ जाओ। अब क्या सिचुएशन है? अब ये सिचुएशन है खरसन रीजन की कि निप्रो रिवर के राइट साइड पर यूक्रेन की फोर्सेस आ चुकी हैं अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर, और निप्रो रिवर के लेफ्ट साइड पर रशिया का आपको फ्लैग नजर आ रहा होगा, तो रशिया की फोर्सेस यहां पर हैं। अब ये तो बिल्कुल स्टक हो गया ना, यूक्रेन अपना काउंटर ऑफेंसिव लेकर आगे बढ़ेगा, तो आगे निप्रो रिवर है, और निप्रो रिवर के मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कि निप्रो रिवर के डिफरेंट ब्रिज बनाए हुए थे, इन्होंने पुल बनाए हुए थे जो निप्रो रिवर लेफ्ट से राइट एक दूसरे को जोड़ रहे थे। तो वो पुल रशिया ने जाते जाते उड़ा दिए, तबाह कर दिए, और कुछ पुल यूक्रेन ने भी तबाह कर दिए थे ताकि रशिया की सप्लाई लाइन ब्रेक हो जाए और रशिया को जो है क्राइमिया से इधर से कोई सप्लाई जो असलहा वगैरह फौजी वगैरह आ रहे हैं तो वो इधर राइट साइड पर निप्रो रिवर के राइट साइड पर ना आ सके। तो कुछ पुल, कुछ ब्रिजेस जो हैं वो यूक्रेन ने ऑलरेडी उड़ा दिए थे और बाकी रशिया जाते जाते उड़ाकर चला गया, यानी कि बिल्कुल ये कट गया निप्रो रिवर की राइट साइड और लेफ्ट साइड। आधा खरसन रशिया के पास है, आधा खरसन यूक्रेन के पास है। तो अब ये जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हम दिसंबर के लास्ट वीक तक क्राइमिया को कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे क्राइमिया को? क्या F-35 तैयारी दे रहा है अमेरिका आपको, या फिर आप फिजाई जंग लड़ेंगे रूस के साथ? ऐसा नहीं है, बल्कि यूक्रेन के पास एक स्ट्रेटजी है, लड़ाई चल रही है। अब निप्रो रिवर तैर के तो नहीं जाएंगे, कश्तियों में सवार होकर तो नहीं जाएंगे यूक्रेन के फौजी, फिर वहां पर रशिया इतना मौका तो नहीं देगा कि आप निप्रो रिवर को क्रॉस करके
आप लेफ्ट साइड पर चले जाएं और फिर क्राइमिया तक पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये रिवर जो है निप्रो रिवर, इसके अगर पीछे चलते जाएं तो ये रिवर कीव से गुजरता हुआ पूरे यूक्रेन से जिगजैग करता हुआ ये आकर कहाँ पर गिरता है, रिवर जाहिर है वो समंदर के अंदर गिरते हैं, दरिया। तो ये रिवर जो है निप्रो रिवर, ये गिरता है ब्लैक सी के अंदर। अब ये कीव से पीछे चले जाएं तो रशिया के अंदर से भी गुजर कर आता है निप्रो रिवर, लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। निप्रो रिवर ये गुजरता है खिर्सन से और ये आखिर में जाकर ब्लैक सी के अंदर गिर जाता है। किस मकाम पर ये ब्लैक सी के अंदर जाकर ये निप्रो रिवर गिरता है, उस मकाम को कहते हैं किनबर्न स्पिट। किनबर्न स्पिट ये आपको नज़र आ रही होगी। ये किनबर्न स्पिट है, 4 किलोमीटर का फासला है टोटल, लेकिन उस 4 किलोमीटर फासले को और भी कम कर दिया इस किनबर्न स्पिट ने। ये जो किनबर्न स्पिट है ये बिल्कुल एक आइलैंड की तरह मट्टी है। मैं आपको इसकी लंबाई बता दूं, इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 9 किलोमीटर है। ये जो 9 किलोमीटर चौड़ाई वाला किनबर्न स्पिट है, यहाँ पर ये बहुत इजी वे है कि यहाँ से यूक्रेन की फोर्सेस किनबर्न स्पिट पे आए। कश्ती इस्तेमाल करनी पड़ती है आपको, लेकिन बहुत कम, 15 मिनट 12-15 मिनट आपको लगते हैं और आप किनबर्न स्पिट के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर किनबर्न स्पिट जो है वो पीछे खिर्सन रीजन और फिर आगे क्राइमिया तक ये किनबर्न स्पिट आपको ले जाएगी लैंड के थ्रू। यानी कि पानी थोड़ा बहुत है, ये शॉर्टेस्ट वे है कि यूक्रेन की फोर्सेस अपने काउंटर ऑफेंसिव को लेकर अगर आगे आना चाहते हैं, निप्रो रिवर के लेफ्ट साइड पर आना चाहते हैं, तो किनबर्न स्पिट पर जाएंगी और रशिया की फोर्सेस से वहां पर लड़ाई करेंगे। लेकिन रशिया किनबर्न स्पिट को बहुत महीनों से यूज कर रहा है। जब से रशिया ने कंट्रोल किया हुआ था, तो किनबर्न स्पिट की जो लोकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रशिया ने अपनी पूरी बेस बनाई हुई थी, यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं वो खड़ी हुई हैं, रशिया के फौजी भी मौजूद हैं। तो यूक्रेन अब इस बेस पर हमले भी करता रहा यूक्रेन। तो किनबर्न स्पिट से यूक्रेन पर रशिया ने बहुत हमले, बहुत स्ट्राइक्स की और किनबर्न स्पिट को कंट्रोल करना यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि हम किनबर्न स्पिट के अंदर पहुंच चुके हैं और वहां पर लड़ाई चल रही है, बहुत इंटेंस किस्म की फाइटिंग चल रही है। और अगर किनबर्न स्पिट को कंट्रोल कर लिया यूक्रेन ने, तो फिर यूक्रेन के लिए क्राइमिया कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। किनबर्न स्पिट तक यूक्रेन का आना, यूक्रेन की फोर्सेस का वीडियोस आपको नजर आ रही होंगी, वीडियोस देखेंगे। कश्तियों पर यूक्रेन की फोर्सेस जो हैं वो गने थामे, यूक्रेन के जो फौजी हैं वो किनबर्न स्पिट तक जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि खिर्सन रीजन से उस साइड से, राइट साइड से आपको एक कश्ती लेनी पड़ती है, वो 12-15 मिनट में आपको किनबर्न स्पिट पे फेंक देंगे। फिर किनबर्न स्पिट पे आपकी मैदान जंग वहां पर लगा हुआ है, सजा हुआ मैदान पूरा। रशिया के फौजी आगे हैं, रशिया ने असलहा गोला बारूद भी वहां पर रखा हुआ है, बेस बनाई हुई है पूरी। लेकिन किनबर्न स्पिट तक यूक्रेन के फौजी आए कैसे? कश्तियों में सवार हो कर यूक्रेन के फौजी जो हैं वो लाद लाद कर डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो भेजे वहाँ पर किनबर्न स्पिट के ऊपर। तो रशिया किधर था? रशिया को यूक्रेन के फौजियों को आने ही नहीं देना चाहिए था। अगर यूक्रेन के फौजी इस स्पिट के ऊपर आ गए तो फिर लड़ाई होगी, और वो हो रही है। ये आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह से यूक्रेन के फौजी इस स्पिट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर रशिया इस स्पिट से भी पीछे हटने के अहकामात जारी करता है तो आप अल्टीमेटली जाकर क्राइमिया के अंदर पनाह ले लेंगे। और अगर क्राइमिया को जिस तरह से कॉन्फिडेंट टोन के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि हम क्राइमिया को दिसंबर के लास्ट वीक में कंट्रोल कर लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के सदर के पास एक बहुत अच्छा प्लान था कि किनबर्न स्पिट को हमने कंट्रोल कर लेना है। किनबर्न स्पिट पर हमारी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, यहाँ पर डिसाइसिव बैटल चल रही है। और अगर ये बैटल भी, किनबर्न स्पिट की ये बैटल भी यूक्रेन जीत जाता है, जिस तरह की खबरें फिलहाल गर्दिश कर रही हैं, और रशिया किनबर्न स्पिट से यूक्रेन की फोर्सेस को पीछे धकेलने में नाकाम हो जाता है, तो फिर यूक्रेन की फोर्सेस क्राइमिया से ज़्यादा दूर नहीं है। और किनबर्न स्पिट की बैटल का हार जाना रशिया के लिए एक बहुत बड़ी हार होगा, खिर्सन से भी बड़ी हार होगा, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। और किनबर्न स्पिट की बैटल अगर रशिया हारता है तो फिर वो नौबत आ सकती है कि रशिया असलहा निकाल ले और निहत्थे पर असलहा चला दे। इस जंग को जीतने के लिए दिमित्री मेदवेदेव हों, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, या फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हों, उन्होंने यही कहा है कि इस जंग को जीतने के लिए रशिया किसी भी हद तक जाएगा। जो भी हमारे पास असलहा है, नूक्स हैं, वो हम
इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर हथियार भी रशिया इस्तेमाल कर सकता है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक और हथियार रशिया के पास है जिसे इस्तेमाल करने की प्लानिंग रशिया की जानिब से की जा रही है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो वेपन है वो भी रशिया इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वही बात आ जाएगी कि लीगल की लड़ाई ना हुई, वो कहते हैं ना कि तू हथियार फेंक के लड़, तो वो हथियार फेंक के तो रशिया और यूक्रेन 9 महीने से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन तक इस्तेमाल करने की नौबत आती है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसे हथियार इस्तेमाल करने की नौबत आती है या तीसरी जंग अजीम की जानिब ये मामला जाता है, तो यहाँ से डिसाइड होगा इस 9 किलोमीटर के इलाके से। अगर यूक्रेन ये 9 किलोमीटर का इलाका कंट्रोल कर लेता है, ये जो स्पिट है ये कंट्रोल कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि यूक्रेन ऑन ग्राउंड स्ट्रेंथ यूक्रेन की ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, पीछे से उसे खैर पुश भी बहुत ज़्यादा है नेटो के असलहे की। लेकिन रशिया ने अगर नेटो के असलहे से मसला था तो इन 9 माह के दौरान रशिया की जानिब से मुतअद्दिद स्टेटमेंट सामने आई कि ये वाला रॉकेट ना देना तो हम तुम्हें जंग में कंसीडर समझेंगे, वो वाला असलहा ना देना तो हम तुम्हें जंग में कंसीडर समझेंगे। तो जंग में पहले कंसीडर समझ लेना चाहिए था रशिया को। अब असलहा तो नेटो दे रहा है और देता रहेगा, आगे भी बहुत सारे जो लीथल वेपन हैं वो नेटो की जानिब से अनाउंस किए गए हैं। तो ये वाला बहाना तो अब रशिया का नहीं चलेगा, ये पहले इस पर रशिया को फैसला करना चाहिए था। अब ये जंग डिसाइड होगी इस स्पिट के अंदर, जो किनबर्न स्पिट है इसके अंदर ये जंग डिसाइड होने वाली है। रशिया को अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी और रशिया लगा रहा है। रशिया के जो चेचन फाइटर्स हैं, वैगनर ग्रुप है, रशिया के जो रिजर्व फौजी हैं, रशिया के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यूक्रेन के साथ डिसाइसिव बैटल चल रही है किनबर्न स्पिट के ऊपर। लेकिन मुझे यहाँ से लगा कि अगर किनबर्न स्पिट के ऊपर तक आने दिया आपने यूक्रेन की फोर्सेस को तो फिर वो आगे भी जा सकती हैं। आपकी जो डिफेंसिव लाइन है वो मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी। बहरहाल नज़र रखेंगे इस किनबर्न स्पिट की डिसाइसिव बैटल पर, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मैं कोई चीज़ इस 9 माह के दौरान जो हुई वो मैं भूल गया हूँ तो मुझे याद करवाइएगा कमेंट्स बॉक्स में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।